म्यूचुअल फंड सही है, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? म्यूचुअल फंड सही भी और गलत भी है। ओके, सो कैन यू सजेस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर? ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन। कुछ सजेस्ट कर सकते हो जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई स्कीम? ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपको बहुत बड़ा नुकसान देती है। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, एक भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो सही गाइड कर रहा हो यूथ को। मुझे अपने क्लाइंट को ना क्लाइंट नहीं समझना, मुझे उसको पार्टनर समझना है। So hi and welcome back to TWF podcast. My name is Shweta Pandey, your host. So मनी को यूज करना और उसे अर्न करना हम सभी जानते हैं, लेकिन उस मनी को कैसे इन्वेस्ट करें और उस मनी को कैसे डबल करना चाहिए, उसका डिसीजन लेने के लिए हमारे पास आज है अनुराग मिश्रा. He has an experience of 15 years as a financial advisor. He also managed the finance of 1,000 plus families, and also he has published one book called Retire Riches. Let's explore about the money and his journey. So we welcome you, sir, on DWF podcast. So थैंक यू श्वेता। how are you? आई एम गुड। Okay, so a very first question from you, कि how you started your journey looking out into the investment consultant or financial advisor? ये जो जर्नी है ये 2016 में स्टार्ट हुई, और उससे पहले 10 साल मैंने बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल मैंने काम किया एज अ एम्प्लॉय। तो वहाँ पे ना मैंने जो 10 साल ऑब्जर्व किया वो ये था कि एक्चुअली ना उसमें क्या था कि मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। Okay. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो कस्टमर्स की नीड क्या है, ना ही उसके वो गोल समझ रहे हैं, ना वो उसका ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं। जस्ट वो ना जो भी प्रोडक्ट है वो पुश करे जा रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट। Okay. सो वहाँ मेरे को लगा कि ये ना बहुत बड़ा गैप है, तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था, अच्छा. बिकॉज मुझे पता है कि मैं कस्टमर को सही चीज़ नहीं दे रहा। मुझे तो पता है अंदर ठीक है मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, बट इंटरनली आई नो दैट कि दैट इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर माई कस्टमर। सो ये रियलाइज़ किए, एंड देन आई स्टार्टेड माई कंपनी इन 2016 विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स पार्टनर। Okay. क्लाइंट्स पार्टनर यही समझ के कि कि मुझे जो क्लाइंट को पार्टनर ट्रीट करना है, राइट। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और करंटली आज की डेट में हम 1,000 प्लस फैमिलीज़ के इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। और अगर मैं सबसे अच्छी बात बोलूँ इस जर्नी में क्या हुई है वो यही है कि आज तक हमने जो भी क्लाइंट्स हमें मिले हैं वो रेफरेंस के थ्रू मिले हैं। नॉट अ सिंगल क्लाइंट हमने कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करी, बिकॉज हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो लोग ऑटोमेटिकली हमें रेफ़र करते हैं। और आई थिंक अगर ये वीडियो मेरे क्लाइंट भी देखें तो जो उनको ये पता है कि मेरा नंबर किसी रेफरेंस के थ्रू ही उनको मिला होगा। तो ये मतलब जैसे आपने वो अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ, मतलब जब आप बैंक में जॉब करते, जैसे हमें भी पता है कि हम लोग HDFC या किसी भी बैंक में देख लो, क्रेडिट कार्ड के लिए लोग कॉल पे कॉल करते रहते हैं, फुल कॉलिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। प्लस जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया कि आपको पता था कि ये मैं सही चीज़ें नहीं सेल कर रहा हूँ मार्केट से, है ना, तो उस चीज़ को आपने देखा एंड उस गैप को एनालाइज करते हुए देन यू स्टार्ट योर ओन जर्नी। सो उस जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया या फिर वो फर्स्ट स्टेप किया, तो डिड योर फैमिली सपोर्टेड और समथिंग? यस, विदाउट फैमिली तो देखो बिल्कुल भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पेरेंट्स ने थोड़ा सा डांटा कि तू गलत कर रहा है। बिकॉज देखो हमारी फैमिली में जितने भी लोग ये फादर हैं या जो भी है, आज तक कोई बिजनेस में नहीं आया था। हर कोई शुरू से जॉब करता आ रहा है, तो दे फील कि जॉब इज सेफ। सो आई एम द फर्स्ट वन जिसने इसको ब्रेक करा। ओके. और इनिशियल के 1-2 साल बहुत टफ थे, बिकॉज आपके पास एक फिक्स सैलरी आ रही है, देन ऑटोमेटिकली जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो देन फाइनेंसेस तो देखो थोड़े से हैम्पर होते हैं। बट समहाउ यस, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, फादर का भी, मेरी वाइफ का भी, मेरी मदर का, डॉटर्स का, सबका बहुत सपोर्ट रहा। दैट्स व्हाई आई थिंक आज मैं एक थोड़ा सा स्टेबल हो पाया हूँ। So I think it's been now 9 years plus. हाँ, अप्रोक्सीमेटली। Approximately you started your business. So like how you decide that name, client partner? Client partner, yes, I have done a lot of brainstorming
कि क्या नाम होना चाहिए। तो मेरे को वही था कि मुझे अपने क्लाइंट को ना क्लाइंट नहीं समझना, मुझे उसको पार्टनर समझना है, राइट। बिकॉज जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई या हमारी मैरिज हो गई, हस्बैंड वाइफ, तो हम हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो क्लाइंट के लिए मुझे अच्छा सोचना है, तो काफ़ी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, देन आई कंक्लूड कि क्लाइंट्स पार्ट इज द बेस्ट नेम। तो इस तरीके से आई हैव डिसाइडेड दिस नेम। ओके, सो जैसे आजकल हम बहुत सारे पीवी एड्स देखते हैं, बहुत सेलिब्रिटी प्रमोट करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, तो व्हाट डू यू थिंक, म्यूचुअल फंड सही है? व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? सी अकॉर्डिंग टू मी म्यूचुअल फंड सही भी और गलत भी है, दोनों है। और इसको आई थिंक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊँ तो आई थिंक आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, राइट, या फिर मैं सीधा मेडिकल स्टोर जाऊँ और एक मेडिसिन लूँ और खा लूँ? बताइए व्हाट इज़ द राइट वे? डॉक्टर के हाँ, सो एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज़ लाइक अ मेडिसिन, राइट। आजकल लोग कर क्या रहे हैं, सिंपली गूगल पर लिखा टॉप फंड कौन से हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखी और उसके बेसिस पे उन्होंने चूज़ कर लिया। सो म्यूचुअल फंड को अगर हमें म्यूचुअल फंड सही कैसे है कि सबसे पहले हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। मैं ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए बाई कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, या मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ, या फिर मेरा ड्रीम है कि जब मैं अपना फ्री हो जाऊँगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, तो मैं आज से ही उस पैसे को सेफ। एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जब आपको ऑब्जेक्टिव पता है उसके बाद आपको चूज़ करना है कि अब कौन सा ऐसा फंड मैं लूँ जो मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। बिकॉज आज के डेट में आप देखोगे समवेयर अराउंड 4,000-5,000 स्कीम्स हैं मार्केट के अंदर, तो आप नहीं जज कर सकते कि आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। सो बेटर है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें, उसके बाद आप उसको बाय करें। बट आज करंट सिनेरियो में मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ भी बोले जा रहे हैं और उसके बेसिस वो डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। ओके, सो जैसे आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई स्कीम जो दे शुड बाय? देखो मैंने वही बोला कि ये इट इज़ लाइक ऐसे में कोई स्कीम आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी नीड को समझना पड़ता है कि उसकी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो बाय क्यों करना चाहता है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास टाइम कितना है, उसके बाद ही हम सजेस्ट कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर पहले समझता है आपके सिम्टम क्या है, ठीक है, उसके बाद ही आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। ये नहीं कि आप सीधा गए और आपको मेडिसिन बता दी ये खा लो, नो। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी इज़ लाइक अ मेडिसिन। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड आई थिंक देन आपको परचेज वी कैन रिकमेंड कि हाँ क्या आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। तो जैसा आपने अभी हाईलाइट किया कि आज के टाइम में जैसे इन्फ्लुएंसर्स है या यूट्यूबर्स है, दे स्पीक समथिंग कि यू बाय दिस एंड यू विल गेन अमाउंट दिस, मतलब ट्रेडिंग जिस तरीके से लोग करते हैं, कुछ वो लोग लिंक भी डालते हैं, कुछ जो अच्छे लोग बैलेंस लेवल पे ट्रेडर्स हैं उनके लिंक डाल दिया, और कुछ लोग होते हैं फिर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, दे स्टार्ट लाइक इन्वेस्टिंग देयर मनी इन दैट वे। सो इट इज़ गुड, मतलब लाइक अगर ये प्रमोशन इस तरीके से होगा तो। देखिए कोविड के बाद जनरली क्या हुआ कि काफ़ी सारी कंपनीज आई जो कि ट्रेडिंग में आई, राइट। मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा। तो वो क्या करती है, इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को पीछे से दे पे सम अमाउंट ओके, कि आप इसके बारे में बात करो। बिकॉज आज के टाइम में देखो यूथ है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो सोशल मीडिया से होता है, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो वॉच टाइम है वो भी यूथ का ही है। तो उनको वो एक एरिया पता लग गया है कि अगर हम ऐसी चीज़ डालेंगे तो यूथ को, देखो यूथ चाहता है कि फटाफट मेरा पैसा डबल। मल्टीप्लाई हो, राइट। बट वो उसकी रियलिटी को नहीं समझना चाहता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बस वो उसका फ़ायदा उठा रहे जितने भी ऐप्स वाले हैं।
तो मतलब हमें उनकी बात सुननी चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ? सी मैं तो ऑनेस्ट से रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा इस पॉडकास्ट का पर्पज़ ही ये है कि वो जो चल रहा है उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर पाए। जहाँ भी मान लो कोई इन्फ्लुएंसर आपको आके आप कोई भी उसका वीडियो देखो, अगर वो बीच में आके बोल रहा है कि आप लिंक चले जाओ, टेलीग्राम पे चले जाओ, राइट, या फिर आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, तो आप समझ जाओगे वो फिर कहीं ना कहीं पेड प्रमोशन कर रहा है और कहीं ना कहीं उसी का बेनिफिट है। और अगर आप पिछले 4-5 साल देखोगे, सबसे ज़्यादा वेल्थ किसने बनाई है? इन कंपनीज जो ट्रेडिंग कर रही हैं, दूसरा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने। बाकी जो रिटेलर है वो तो हमेशा लॉस में ही रहा है। तो मतलब ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आज के डेट में कुछ भी आके बोल रहे हैं एंड उसका कोई लॉजिक है नहीं। ओके, सो कैन यू सजेस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में हमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या रेगुलर? ये देखो, ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। ये हो सकता है आपको लगे नॉर्मल क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट। देखिए, रेगुलर एक ऐसा फंड होता है कि मतलब जो हमारे जो रेगुलेटर्स है वो एक एंड यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप ये फ़ंड खुद डायरेक्ट भी खरीद सकते हो जाके, या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू भी खरीद सकते हो। तो जब आप किसी फ़ंड को फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू खरीदते हैं तो उसको रेगुलर बोलते हैं। जब आप डायरेक्टली लेते हैं जाके तो उसको डायरेक्ट फंड बोलते हैं, ठीक है। सो अब होता क्या है कि आज के टाइम में जो मैं पर्सनली आई रिकमेंड कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट, और आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप लेमैन हो, तो आप हमेशा रेगुलर फंड्स के थ्रू जाओ, राइट। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास सब कुछ एक्सपर्टीज़ है, देन आई थिंक आपको डायरेक्ट फंड में जाना चाहिए। ओके, सो एक इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है होगा, तो व्हाट यू सजेस्ट लाइक टू इन्वेस्ट ऑन द ग्रो ऐप, मतलब शेयर्स खरीदूँ, कैसे उस पे डील करना चाहिए? हाँ, तो जैसे कि मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऐप्स के थ्रू जा रहे हैं, राइट। सो ये भी एक वैसे ही हो गया कि सपोज करो, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या नहीं करना। आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, आप जाके कर लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप पहले अपनी किसी से कंसल्ट करें, फाइनेंशियल एडवाइजर, तभी आप फिर आगे बढ़े। ओके। ये तो एंड यूजर डिसाइड करेगा वो क्या चाहता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी? श्वेता, आज के टाइम में आई थिंक SIP तो सभी को पता है, बट आई थिंक SWP नहीं पता लोगों को। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। फॉर एग्जांपल कि आपको आप कुछ मंथली अर्न कर रहे हैं, आपकी मान लो सपोज 1 लाख सैलरी है, राइट, और आप डिसाइड करते हैं कि मैं 20,000 इसको सेव करूँगी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगी। तो जब आप उस पैसे को मंथली डालते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सपोज करो आपने वो पैसा डाला 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए, तो वो एक इकट्ठा एक कॉर्पस बन गया, 2 CR, 3 CR, जो भी। अब आप चाहते हो कि उसी पैसे से अब आपको उसको वापस लेना चाहते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इसका पर्पज़ ही ये होता है कि पहले आप पैसे को सेव करो, जब आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, अब आपको वहाँ से ज़रूरत है पैसे की, जब वो उसी पैसे से कॉर्पस से पैसा निकालना स्टार्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ओके, तो जैसे नॉर्मली भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडीज वगैरह पे, तो हम विड्रॉ करते हैं, तो दैट इज द सेम? हाँ, नहीं, थोड़ा फ़र्क है। बैंक FD में क्या होता है कि आपने दो रेट है। नहीं, इंटरेस्ट रेट का भी फ़र्क होता है, सिमिलरली फ़र्क होता है कि वहाँ पे पैसा इकट्ठा ही आ जाता है पूरा का पूरा वापस। अगर आपने 5 लाख या 10 लाख की FD करी थी, जैसे ही वो मैच्योर होगी पूरा पैसा आ जाएगा। हाँ। बट आज के टाइम में लोग क्या चाहते हैं कि मेरे को पूरा पैसा नहीं चाहिए, मेरा वो जो पैसा है वो ग्रो भी करता रहे और मैं उसमें तो कुछ पार्शियली विड्रॉ भी करता रहूँ। तो उस चीज तो ये ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है, अंडर SWP के अंदर हम इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। सो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर द होम लोन्स EMI जो आजकल लोग
मोस्टली कंसिडर करते हैं? सी डेफिनेटली अगर मैं आज दिल्ली एनसीआर की बात करूं या पूरे इंडिया की बात करूं या आज कोई भी प्रॉपर्टी परचेज होती है तो उसमें होम लोन का तो होता ही होता है। उसके बिना आप कोई प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो होम लोन के ऊपर बाय कर रहे हैं। एंड येस, आई हैव अ सोल्यूशन कि आप उस होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे फ्री कर सकते हो। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज मैं अगर मैं होम लोन की बात करूं तो आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया है, राइट, एट द रेट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी वो चल रहा है 8.75 के आसपास, राइट। और नॉर्मली जो ड्यूरेशन रहती है लोन की वो 15 से 20 साल की रहती है, तो मैं 20 साल ले लेता हूँ। तो उसकी जो EMI आएगी जो आपको मंथली देना है 20 साल तक 1 करोड़ के लोन के लिए, वो देना पड़ेगा आपको 90,000 के आसपास। ओके, ठीक है। और टोटल आप कितना पैसा आप दोगे बैंक को, वो दोगे आप अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ और 12 लाख के आसपास। मतलब डबल हो जाता है, हाँ, ऑलमोस्ट जो भी आपका अमाउंट है। तो आपको मैं एक थंब रूल बता के जा रहा हूँ यहाँ पे जो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी EMI है उसका 30% आपको सिप में डालना है। SIP? हाँ जी। सपोज करो मेरी जो EMI बन रही थी वो बन रही थी 90,000 की, तो उसका 30% हो गया 27,000 रुपये। तो मेरे को वो सेम SIP 27,000 की 20 साल तक चलानी है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट का जो रिटर्न रहा है अप्रॉक्सीमेटली वो 15 to 16% रहा है सिंस इंसेप्शन। बट मैं उसको भी कम लेके चल रहा हूँ 13% के आसपास। मैं आपको बताता हूँ कि वो जो अमाउंट है वो बन जाएगा 2 करोड़ 80 लाख के आसपास। ओके। ठीक है। हाँ। तो आपने लोन लिया था 1 करोड़ का, ठीक है, और सारा जोड़ के प्रिंसिपल इंटरेस्ट 20 साल में आपको बैंक को कितना देना पड़ा? 2 करोड़। 2 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक है। अगर आपने वही SIP क्या है तो 30% की आपने SIP कर ली, 2 लाख ही था। हाँ, एट द रेट ऑफ 13%, तो आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 80 लाख के आसपास। तो आपको आपका प्रिंसिपल भी फ्री हो जाएगा, इंटरेस्ट भी फ्री हो जाएगा, प्लस आपके पास 56 लाख एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो आपका घर एक तरीके से फ्री में हो गया। बट ये चीज़ नहीं पता लोगों को आज के डेट में, और बट धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है एंड लोग अब कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, बट जैसे आपने भी बताया कि लेकिन ये 3 इन्वेस्टमेंट हो गई ना इसमें, तो फिर मतलब जैसे 2 CR 12 वाला तो है ही हमारे पास, वो हमें बैंक को इंटरेस्ट के साथ सब चीज़ें देनी है, राइट। फिर SIP तो अलग हो गया ना, अगर हम हर महीने 27,000 और 90,000 ऑलरेडी हम पे कर ही रहे हैं जी, तो वो तो डिफरेंट एक्सपेक्ट है। नहीं वही तो। अगर 90 में से ही हमें 27 SIP निकालना है या फिर 90,000? नहीं, अलग से निकालना है। हाँ, वही अलग से हो गया ना। तो अगर मेरी सैलरी मान लो 1 लाख की है, ठीक है, मैंने 90,000 रुपीज़ अगर उसमें दिए, तो बाकी 10,000 मान लो मैंने मैनेज करके उसमें 27 अलग से गए, तो 1,27,000 तो मैं अपनी तो मेरी तो नहीं एक्स्ट्रा ही जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन मिलता है आपकी इनकम के हिसाब से, हाँ, राइट। वो सिविल कुछ वगैरह से। आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अच्छी MNCs में काम कर रहे हैं, उनका सफिशिएंट पैकेज है, हाँ, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, वो पॉसिबल है, प्लस वो लोन भी नहीं लेगा ना फिर उससे। तो अगर आप चाहते हो आपको अपना होम लोन और इंटरेस्ट फ्री करना है तो आपको एडिशनल 30% का थंब रूल की आपको, अगर आप SIP करो तो सेम ड्यूरेशन के लिए, तो आपका दोनों चीज़ें फ्री हो जाएंगे, होम लोन भी और इंटरेस्ट भी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, सो आपके हिसाब से 2020 से 24 के बीच में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो आप कह सकते हो धोखाधड़ी हुई है, तो वो क्या थी? देखिए आज के टाइम में ना जो मुझे लगता है फाइनेंशियल स्कैम तो देखो शुरू से होते आ रहे हैं, हाँ। राइट। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहे, पहले भी होते थे। बट आज के टाइम में जब से सोशल मीडिया आया है आफ्टर जियो, राइट, तो ये जो प्रॉब्लम है ना बढ़ती जा रही है। ओके। ठीक है, पहले गांव में ना डाकू आते थे चोरी करने के लिए, बट आज सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, राइट। आप किसी के घर जाके आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल स्कैम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि बिकॉज जो स्कैमर्स हैं उनको कम ही पता लग गई है,
कि जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो लालची है, राइट। आप उसको सपना दिखा दो कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में बहुत सारी गेमिंग ऐप आ गई कि 50 रुपये लगाओ, 100 रुपये लगाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। वैसे ही बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप आ गई कि आप ट्रेडिंग करो, शेयर खरीदो, ठीक है, आप ट्रेडिंग करो। तो वहाँ पे केवल उनको एक अच्छी पिक्चर दिखाई जा रही है कि आप रिच बन सकते हो, बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। और आज के टाइम में जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों के पीछे। आप देखोगे कोविड के बाद से एकदम से स्टॉक मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टर कहाँ से आ गए? वो सारे यूथ ही थे जिन्होंने वीडियो देखा, इन्फ्लुएंस हो गए और पैसा लगाना शुरू कर दिया। और अभी जो रिसेंट करेक्शन आई है, अभी मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, जो अभी दिवाली गई है, 6 महीने दिवाली के बाद से अभी तक मार्केट ने काफ़ी करेक्शन आई है, उसमें काफ़ी नीचे की तरफ गई है। तो बेसिकली क्या है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट का एक ही साइड को देखा अभी तक, केवल उन्होंने चढ़ते हुए देखा था। जब कोविड के बाद मार्केट नीचे ही नहीं आई, ऊपर जल्दी चली गई, तो सब एंटर कर रहे थे, सबका पैसा बन रहा था। हाँ, बट जैसे ही अभी जो करेक्शन आई लास्ट 6 मंथ के अंदर, तो उनको रियलिटी पता लग गई अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा जो गंद आ गया था वो निकल चुका है। तो जैसे आपने भी बात करी कि बहुत सारे गेमिंग ऐप्स आ चुके हैं कि जिसमें हम कुछ पैसे लगाएं एंड देन वी कैन प्ले अ गेम एंड वी कैन विन समथिंग। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो लोग आजकल फंस गए हैं, तो उनके लिए कोई सॉल्यूशन है? सोल्यूशन बिल्कुल है। सोल्यूशन मैंने वही बोला कि हमें देखो, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हम कंसल्ट या किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहते, राइट। अगर हमें कोई भी सही सोल्यूशन चाहिए, तो हमें मान लो मैं फिट नहीं हूँ, तो मेरे को डॉक्टर को कंसल्ट करना है, राइट। मुझे अपनी बॉडी बनाना है, मुझे जिम ट्रेनर को करना है। मुझे योगा करनी है तो मुझे योगा ट्रेनर के पास जाना है, ठीक है। मैं ऑनलाइन योगा 2 दिन कर लूँगा, बट मैं रेगुलर नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे ही बस सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैसेज मेरा यही है लोगों को, कि जो भी एक्सपर्ट है उसको कंसल्ट या उसकी एडवाइस ज़रूर लें, राइट। फ्री की ना लें, पेड एडवाइस ज़रूर लें। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसर के ऊपर, गेमिंग ऐप्स के ऊपर, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी यूथ जनरेशन है, जो कि इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंसर से अपने पैसे, अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर देते हैं वहाँ पर। जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो चीज़ें उस पर लगा देते हैं, एंड अनलेस अगर आप ये सब चीज़ें उस पर लगा रहे हो, तो आपके पास अपना खुद इनकम नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करा जाए? क्योंकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में परेशान होते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने एक गेमिंग ऐप देखा जो मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स हमेशा रोज रात में खेलते हैं, वो एक ऐसा ऐप है। उसके थ्रू भी काफ़ी केसेस आए मीडिया में कि एक बच्चे ने अपनी मॉम डैड को, इवन ही किल्ड दैट पेरेंट्स ऑल्सो फॉर ड्यू टू दैट ऐप ओनली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो उस चीज़ में क्या मतलब आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस समय की जो मैं इस समय करंट सिचुएशन की बात करूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा यूथ को लेके, आज के टाइम में ना आप किसी को समझा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। उसको जो करना है वो करके ही मानेगा, उसके बाद वाले ही वो रियलाइज़ करे कि मैंने सही या गलत किया। बट पहले मैंने क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, मैं देखता हूँ, मैं कई चीज़ें सजेस्ट करता हूँ कि ये मत करो, बट वो नहीं मानते, वो करते हैं, राइट। और बाद में जाके उनको लगता है कि यार अनुराग ठीक कह रहा था। तो आज के टाइम में बेटर है कि एक बार तो उसे गलती करने दो, जो भी यूथ कर रहा है, राइट। सेकेंड टाइम आई थिंक उसको समझाने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझ रहा, तो आज के टाइम में ये मैंने देखा है, आप किसी को समझा नहीं सकते। जिसको जो करना है वो करके मानेगा ही। और व्हाट इफ वो सेकंड पॉइंट टाइम ही ना आए? हाँ, सेकंड टाइम ही ना आए वो उसका लक है, वो उसकी किस्मत है। मैंने ये देखा आज के टाइम में, अभी मैं आपसे एक फरीदाबाद के एक बिल्डर की बात करना चाहूँगा आपसे। अभी फरीदाबाद में रफली करके एक 500 करोड़ का रियल एस्टेट का स्कैम हुआ है, जिसमें उनको ये बोला गया है कि आपको 2 साल अभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो 15 से 20 लाख रुपए, और 2 साल के बाद या तो आप अपना पैसा वापस लेना बायबैक, प्लस 12% रिटर्न मिलेगा आपको। दूसरा, अगर इनकेस हम आपको प्लॉट नहीं दे पाए, ठीक है, तो हम आपका जो पैसा है वो वापस कर देंगे।
अच्छा। ठीक है। तो मेरे पास उस समय काफ़ी इन्वेस्टर्स का फ़ोन आया, सबको मैंने समझाया भी, मैंने कहा इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आगे प्रॉब्लम हो सकती है आप। तो ठीक है, मेरे को लगा उन्होंने मेरी बात मान ली होगी, तो मैं भी चुप बैठ गया। बट फिर 2 साल बाद दोबारा कॉल आया मेरे पास क्लाइंट का कि यार अनुराग, वहाँ पे ना ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा मैं तो आपको मना किया था। कह रहा नहीं यार, मैंने तो वहाँ इन्वेस्ट कर दिया था। तो मेरे को भी फिर कहीं न कहीं यार रियलाइज़ हो कि लोग समझना नहीं चाहते आज की डेट में। बिकॉज़ क्या होता है, जो लालच है ना, उससे कंट्रोल करना वो हमें खुद आना चाहिए। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक जाने पे हम फिट रहते हैं, बट कितने लोग जाते हैं सुबह उठ के? तो सही गलत सबको पता है, बट जो ग्रीड है उस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अभी इंसिडेंट हुआ, बहुत लेटेस्ट है, ये तो 1-2 महीने पुराना ही है। तो हम ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमारे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने किसी को इनवाइट किया कि कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उन्होंने हमारे ऑफिस में आए, हम 10-15 लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरा स्टाफ फ्रेंड सब बैठे हुए थे। तो हमें समझा रहे थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि ऐसा करेंगे और मंथली का जो हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो 8% के आसपास है। ओके। ठीक है, अब साल का कितना हो गया, ठीक है ना? तो मेरे को डाउट लगा, मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना जनरेट करना रिटर्न। तो समहाउ मैंने तो उनको मना कर दिया कि नहीं देखो, मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मैंने उन्हें मना भी किया था कि आप लोग भी इन्वेस्ट मत करो। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी एंड दे वेरी क्लोज फ्रेंड, डेली हम उठना बैठना है, खाना पीना साथ में, स्टिल दे डोंट एग्री बिकॉज उनकी थोड़ा ग्रीड ज़्यादा थी। और अभी लास्ट मंथ से ही जो उनको पैसा आना था वो आना बंद हो गया। तो नाउ दे आर कि अनुराग यार वो पैसा नहीं आ रहा। मैं तो पहले ही बोला था कि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, महीने का 7-8% रिटर्न निकालना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और वो कंपनी क्या थी, दुबई बेस्ड कंपनी थी, राइट? तो यहाँ से आप पैसा वहाँ लेके जा रहे हो। अगेन जो हमारा रेगुलेटर है RBI, वो इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता। तो बेसिकली हो क्या रहा है आज के टाइम में, यूथ को फैंसी वर्ड्स यूज़ करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अलग अलग कॉइन आते जा रहे हैं। कोई ये सोच के राज़ी नहीं हो रहा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। बस मैं ये कॉइन खरीद लेता हूँ और उसके बाद उसको ये नहीं पता कि वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। बस उसको ये उम्मीद है कि ये मैं 1000 रुपये का आज कॉइन खरीद लूँगा और मैं आज से 2-3 साल बाद करोड़पति हो जाऊँगा, ठीक है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली रिकमेंडेशन यही है यूथ को आज की डेट में कि प्लीज़ जितनी भी ट्रेडिंग ऐप हैं, गेमिंग ऐप हैं, जो आपको क्रिप्टो करेंसी में कह रही है इन्वेस्ट करो, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कह रही हैं, आप इन सब से दूर रहो। बेसिकली अपनी लालच को कंट्रोल कर, हाँ, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो रिच बनते जा रहे हैं, हम उनको रिच बना रहे हैं। मान लो अगर हम सब 1000 रुपये करके इकट्ठा देने लग जाए तो कौन रिच बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो इसको रन कर रहा है, हाँ, राइट? और लोग सोचते हैं चल ठीक है 1000 रुपये तो गए हैं, बट वो 1000 रुपये नंबर्स में, जो गेमिंग ऐप्स की पावर क्या है, उनकी पावर ये नहीं है कि एक बंदा करोड़ रुपए लगा दे, उनकी पावर है कि एक बंदा 50 रुपये लगाए। अगर इंडिया में लोगों 50 करोड़ लोगों ने भी लगा दी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अब यू कैन इमेजिन क्या अमाउंट कहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए वो सेलिब्रिटीज़ को पैसा देते हैं कि आप ऐड करो, खुद तो क्रिकेट खेल रहे हैं बट यूथ को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे खेलो, ऐप पे खेलो। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी को समझा नहीं सकते, ये क्रक्स है, वो करेगा तो करेगा ही। ठीक है। फॉर यू व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल फ्रीडम आज के टाइम में ना, देखो, एक पैदा होते बच्चा भी ना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को काम ना करना पड़े और मेरे पास पैसे आने लग जाए, राइट? यहाँ किसकी अभी रिसेंटली जॉब भी लगी है, 25 साल या 26 साल की उसकी किसी की जॉब लगी है, वो चाहता है कि यार मैं 45 में रिटायर हो जाऊँ, मैं इतना पैसा जोड़ लूँ 15 से 20 साल के अंदर कि मैं काम नहीं करना चाहता, मेरे को घूमना है, फिरना है, इंजॉय करना है। तो आज फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई चाहता है,
बट किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, राइट? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या है, तो थोड़ा सा आप अगर बता पाएँ तो। हाँ, मतलब मैं हर चीज़ खुद ही खरीद लूँ बिना विदाउट कितना पैसा होना चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? अच्छा, मतलब ऐसा कोई सोचा नहीं, राउंड फिगर इट्स समथिंग करोड़ में होना चाहिए। हाँ जी, तो आज के टाइम में क्या होता है कि हर कोई ये सोचता है कि अगर मेरे पास 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाऊंगा, राइट? बट ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि सपोज करो आप अपने मंथली के खर्चे लिख लो, जो भी आपके मंथली खर्चे हैं, ठीक है? मैं रेंट पे कर रही हूँ, या मेरे जो घर में खाना पीने का सामान आ रहा है, या मैं जो एक्सेसरीज बाई कर रही हूँ, आपको डेली जो आपके ऐसे खर्चे जिनको आप रोक नहीं सकते, जो मैंडेटरी है, जाने ही जाने हैं, वो लोगों के कितने होते हैं? अगर आप ढंग से कर रहे हो तो मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपये। हमने फालतू के खर्चे पाल रखे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मैं घूम रहा हूँ, मैं कहीं पे रेस्टोरेंट में जाके पैसा उड़ा रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो मेरे को बेसिक खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा बेसिक है, मेरा टेलीफोन का बिल बेसिक है जो मुझे देना है, राइट? मुझे घर के लिए राशन लेके आना है, ग्रॉसरी, वो मेरा बेसिक है। मुझे सब्जी लानी है, वो मेरे बेसिक है। वो आप किसी भी इंसान को उठा के देखोगे आज के डेट में, तो वो होते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये। तो अगर आप उस जो आपके खर्चे हैं उसके पैरेलल अगर आपने कोई भी ऐसी इनकम जनरेट कर ली है, कहीं से आपको 25 हज़ार रेगुलर आ रहे हैं, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहाँ से आपको रेंटल आने लग गया, ठीक है, तो आप फाइनेंशियली फ्री है। ठीक है, सिमिलरली आपने एक कॉर्पस इकट्ठा कर लिया म्यूचुअल फंड का, और वहाँ से आप 25 हज़ार की SWP कर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो बेसिकली ये है मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन। लोगों ने इसको बहुत गलत बना दिया है कि अगर आपके पास 100 करोड़ होंगे, दोस्तों, तब आप फाइनेंशियल फ्री होगे। क्या मुकेश अंबानी फ्री है? नहीं है, इतना पैसा स्टिल ही इज़ वर्किंग। तो वो कभी नहीं मिल सकती आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। केवल आपको अपने खर्चे जो हैं और उसके अगर आपने पैरेलल कोई इनकम खड़ी कर ली, पैसिव इनकम, तो आप आई थिंक फाइनेंशियली फ्री है कि आपको बेसिक खर्चों के लिए भागना नहीं पड़ रहा। So what is the most expensive thing that you think that it is the most expensive? देखो श्वेता जी, आज के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि महंगी हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे महंगी चीज़ जो आज के टाइम में है ना, वो है फ्री की एडवाइस, राइट? ये जो इस समय ना सिनेरियो में यही चीज़ चल रही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि फ्री की एडवाइस कोशिश कर रहे हैं मिल जाए। ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के अंदर ना आपको बहुत बड़ा नुकसान देती है। मैं आपको अगर इंडियन सिनेरियो की बात करूं, सपोज करो मैं एक लेमैन हूं, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं किससे कंसल्ट करूंगा? मैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, जिनको उस फोटे की नॉलेज नहीं है। ये आपके फ्रेंड ने कहीं भी पैसा लगा रखा है, तो वो बोलेगा अरे मैंने यहाँ लगा रखा है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ लगा देती हूँ। तो वो क्या होगा, फ्री की। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें फ्री की एडवाइस मिल जाए। जैसे कि हम गूगल पे चले गए, राइट, हमने यूट्यूब पे किसी को सुन लिया कुछ बोलते हुए, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्री की एडवाइस है वो आपको बहुत बड़ा लॉस दे के जा सकती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करें, रियल स्टेट हो गया, राइट, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो बेटर है कि आप पहले किसी को कंसल्ट करें, देन उसके बाद। हाँ जी, बिकॉज मैंने देखा है बहुत बड़े नुकसान होते हुए। हाँ, बिकॉज आप 15 ईयर्स से हो इस जर्नी में, तो ऑब्वियसली बहुत सारे वैसे भी हुए होंगे। तो जैसे आज अभी हमने बात करी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, तो द टॉक अबाउट कंपाउंडिंग एंड ऑल दिस स्टफ, सो व्हाट इज योर पॉइंट इन दैट? हाँ, आज के टाइम में ना अगर आप गूगल पर लिखोगे टॉप 20 फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, राइट, ऑनेस्टली मैं बोलूँगा एक भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो सही गाइड कर रहा हो यूथ को। बिकॉज जितने भी टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पीछे से कंपनीज पे कर रही हैं कि आप ये बोलो। उन्होंने इतना अच्छा बेस बना लिया अपना सब्सक्राइबर, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, बुक्स के बारे में बता के, दे हैव मेक अ ह्यूज सब्सक्राइबर बेस। तो
एक्चुअली ये ना स्ट्रैटेजी होती है, पहले हम अपना एक बेस बना लें, उसके बाद हम प्रोडक्ट पुश करना शुरू करेंगे अपने लोगों को। कोई कोर्स बेच रहा है, राइट, कोई कह रहा है कि मेरे आप ग्रुप में जो आके जुड़ जाओ, कोई कह रहा है इस ऐप को डाउनलोड कर लो। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। मैं अपने आप को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलता, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, राइट। मुझे भी कई कंपनीज अप्रोच करती हैं, बट आई सिंपली जो भी उनका ऑफर होता है मैं उनको मना कर देता। Okay, so at last, just want to know about your book that you have written, Retire Riches. उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं आपने मेंशन करी है हाँ, that will help to youth or even any of the person who's reading that book? राइट। देखो आज के टाइम में जो रिटायरमेंट है, जो लोग इस फेज में चल रहे हैं अभी 30s 40s 50s 60s के अंदर जो लोग इस समय चल रहे हैं, एक ना बहुत बड़ी मैं प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने वाला हूँ, राइट। तो उसको ध्यान में रखते ही मैंने ये इस बुक को लिखा है, रिटायर रिच को, राइट। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, बट रिटायरमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिससे बात करो, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जिनसे, चलो वो तो थोड़ी बहुत समझते हैं, बट मैक्सिमम लोग क्या है, रैंडमली चले जा रहे हैं आँख बंद करके, राइट। वो सारा पैसा अपने घर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, सारा पैसा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बट जब उनसे पूछो कि रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, नहीं यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या करना है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के। So sir, according to you, जो financial influencers हैं, they give an example about compounding कि इतने पैसे लगाओ तो इतना डबल हो जाएगा, तो what is exactly reality in this? श्वेता, जैसे जो आपने एक कंपाउंडिंग की बात कही, बेसिकली जब मैं ये देखता हूँ, जब वो इन्फ्लुएंसर एग्जांपल दे रहे होते हैं तो मेरे को हंसी आ रही होती है, बिकॉज कि एक्सेल पे कुछ भी नंबर दिखाना ना बहुत ईजी लगता है, हाँ, राइट। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे कि आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एग्जांपल देते मिल जाएंगे कि सपोज करो आज आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो 5 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, 200 करोड़ हो जाएंगे। उसके 5 साल बाद ये हो जाएंगे 400 करोड़, ठीक है, उसके 15 साल बाद ये हो जाएंगे 800 करोड़। तो इस तरीके से वो मेरा क्वेश्चन है कि 100 करोड़ हैं किसके पास। तो बेसिकली क्या है, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे यार पैसा डबल होता जा रहा है, राइट, कि मैं अभी इतना करूँगा तो मेरे पास रिटायरमेंट में इतना पैसा होगा, बट प्रैक्टिकली वो कहीं पे एप्लीकेबल ही नहीं करता है, ठीक है। दूसरा बात क्या होती है, कंपाउंडिंग जो होती है वो 15 ईयर्स के बाद अपना काम करना स्टार्ट करती है। ओके, ये नहीं होता कि आपने शुरू के 7-8 साल में उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है वो 15 ईयर्स के बाद आपको दिखना शुरू होता है। अब आप खुद बताओ, इतनी देर तक लोग अपना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, लोग निकल जाते हैं तब तक। तो जब एक्चुअल में कंपाउंडिंग को अपना काम स्टार्ट करना था, तब तक तो हमने वहाँ से एग्जिट ही कर लिया, सेट कर लिया, राइट। जैसे कि हमने देखा कि आज के टाइम में मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, आज यहाँ पे जितने भी गांव वाले रिच कैसे बन गए, बिकॉज जो ज़मीन थी वो उनके दादा परदादा ने खरीदी, मगर उसका मज़ा कौन उठा रहा है, आज उनके बच्चे या उनके पोते वो मज़ा उठा रहे हैं। तो कंपाउंडिंग कितनी लेटर जाके स्टेज पे काम करना स्टार्ट किया उसने। तो सिमिलरली जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो गलत दिए जा रहे हैं कंपाउंडिंग को लेके। कंपाउंडिंग इस तरीके से काम नहीं करती, राइट। हाँ, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, वो एक्सेल पे बना के एग्जाम्पल दे के वो बहुत सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ, एप्लीकेबल नहीं होता वो। ओके। सो एट लास्ट, जैसे हमने आज बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड्स पे, एसआई पे, गेमिंग ऐप, ट्रेडिंग ऐप पे। सो एक बेसिक मैसेज मैं कहूँगी ऑल द व्यूवर्स ऑन द ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल, सो आप उनको क्या देना चाहोगे एज ए लेमैन लैंग्वेज? मतलब मैं यही कहूँगी एज अ फाइनेंशियल, एज अ लेमैन कि उन्हें क्या कंसिडर करना चाहिए। देखिए, मैं आपको अगर मैं इस करंट सिनेरियो की बात करूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि एक्चुअल में ना जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी नीड खुद ही नहीं पता कि वो चाहते क्या, राइट। उनके पास कुछ मान लो एक सर्टेन अमाउंट है, तो उन्हें ही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। तो फिर क्या होता है कि वो
कुछ भी रैंडमली कोई भी चीज़ पिक कर लेते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे गोल्ड हो गया या हाँ, कुछ भी खरीद लेंगे। तो बेसिकली मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो यही है कि कंसल्ट ज़रूर करें, ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि इन्वेस्टमेंट चूज़ करना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल काम है एक अच्छे एडवाइज़र को ढूंढना, एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना, एक अच्छे लॉयर को ढूंढना। तो इस समय ये प्रॉब्लम, बिकॉज हमें तो लग रहा है हर कोई अच्छा है, हाँ। बट ऐसा नहीं है। Okay, so thank you, Anurag Mishra, for being with us in our podcast channel. So today we talk about a lot of things like mutual fund, SIP, SWP. आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि लोगों के बारे में, यूथ के बारे में लाइक हमने मैसेज दिया. So we'll see you soon with the next podcast and with the sure talk topics. हम क्या decide करेंगे अब. Okay, and also we want everyone who is watching our channel, please like and share and subscribe our YouTube. And also check all the updates over the Instagram, YouTube and everything. And see you soon. Thank you. Thank you.